न्यायालय ने हमसे ये पूछा है कि पिछली डेट में कि आप क्यों एसटीएफ की जो है जांच से संतुष्ट नहीं है, एसटीएफ किसे बचाना चाह रही है उसके बारे में आप बताइए। और आज जो है कि सरकार को कहा है कि आपने अभी तक क्या जांच की है उसका जो है आप एफिडेविट फाइल कीजिए। 21 तारीख की डेट दी गई कि आपने क्या किया है, क्या जांच करी है, उस पर आप जवाब दीजिए। लेकिन अगर आप यूके ट्रिपल एससी में अभी तक की जांच को अगर आप देखें भुवन कापड़ी जी, तो जिस तरह से एसटीएफ ने काम किया है, जो अभ्यर्थी भी हैं या जो युवा छात्र भी हैं, मैं जितने लोगों से भी बात करता हूं, किसी ने एसटीएफ की जांच पे अब तक सवाल नहीं उठाए, उंगली नहीं उठाई है। फिर ऐसा क्या कि आप एसटीएफ से इसको सीबीआई की ओर ले जाना चाहते हैं? देखिए, एसटीएफ की जो अभी तक की जांच है उस पे हमने भी कोई सवाल या निशान नहीं उठाए। बात यह है कि एसटीएफ का अधिकार क्षेत्र क्या है। आप अगर इस भर्ती घोटाले को देखेंगे जी। तो बड़े सुनियोजित तरीके से प्लांट, जैसे कोई फैक्ट्री लगाई जाती है, धीरे 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 उसे बढ़ाया जाता है, वैसे ये घोटाला किया गया है। जब यूके ट्रिपल एससी का निर्माण हुआ, उसके बाद ये संस्था बनी, उसके बाद जिन कंपनियों को एग्जाम कराने के लिए चयनित किया गया, सरकार ने उनकी जांच बैकग्राउंड ढंग से नहीं देखा। उसके बाद जो तरीका जो है भर्ती कराने का था, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब कि भारत सरकार का आरआर जो रेलवे का एग्जाम कराता है वो कहता है नॉर्मलाइजेशन भ्रष्टाचार का जड़ है, नॉर्मलाइजेशन लगाया। उसके बाद एग्जाम को बहुत सारी पालियों में कराया, एक एग्जाम तो 18 पालियों में कराया। उसके बाद जो हमारे भारत सरकार की वेबसाइट में सही आंसर है, हमारे उत्तराखंड की वेबसाइट में जो आंसर सही है उनको गलत करार दिया। जी। उसके साथ ही क्वेश्चन डिलीट करना। तो ये चरणबद्ध तरीके से शुरू में ये सब फॉर्मूले लगाकर अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया गया और इन्हें इन फॉर्मूले से अप्लाई करके बाहर किया गया। इन्होंने देखा कि सरकार का ध्यान इसमें बिल्कुल नहीं है, या सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, या आयोग का ध्यान नहीं है, इन्वॉल्वमेंट है, ये तो आगे जांच में निकलेगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो सचिवालय रक्षक भर्ती थी उससे पहले इन्होंने क्या किया, ब्लूटूथ से नकल कराई, जो प्रकरण सामने आपके आया, व्हाट्सएप से नकल कराई। अब जब इन्होंने देखा कि सरकार भी गंभीर नहीं है और आयोग भी गंभीर नहीं है, या सरकार और आयोग मिला हुआ है, तो उसके बाद इन्होंने सचिवालय रक्षक भर्ती में जो आयोग की प्रिंटिंग प्रेस थी वहां से एक पेपर लीक होता है। अब जब पेपर लीक की खबर आती है तो सबसे पहले सरकार को आयोग के अध्यक्ष सचिव और एग्जाम कंट्रोलर पे जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार ने एक छोटे से प्यादे पे, जो आउटसोर्स का कर्मचारी था, उसे जेल भेजकर मामला दबा दिया। फिर उसके बाद ये प्रिंटिंग प्रेस को जो है कि दे दिया जो है पेपर छापने का। पेपर बनाने की गोपनीयता रखना, पेपर छापना और उसकी गोपनीयता, ये अगर हम आयोग का बाइलॉज पढ़ेंगे तो सब कुछ आयोग के अध्यक्ष सचिव और एग्जाम कंट्रोलर, 3 लोगों पर निहित है सारे अधिकार। एग्जाम कंट्रोलर इन्होंने बाद में बनाया नहीं। तो आप समझिए कि पेपर लीक हुआ तो अध्यक्ष और सचिव पे सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी। उसके बाद बड़े लेवल पे लखनऊ से पेपर लीक कराकर इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचा दिया। अब आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें आयोग के अधिकारीगण और सरकार के लोग शामिल नहीं हैं? आप कह रहे हैं कि आयोग के उच्च अधिकारियों को आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बचा रही है। बिल्कुल बचा रही है। नहीं, लेकिन उन्होंने तो विजिलेंस की जांच के लिए कह दिया है, बडूनी जी की विजिलेंस जांच होगी। देखिए 31 तारीख को हम हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करते हैं। सरकार 1 तारीख को बडूनी को निलंबित करती है, उससे पहले नहीं किया। और आज जब हमारी तारीख है उसके 2 दिन पहले, 1 दिन पहले कहती है कि इनकी जो है विजिलेंस जांच करेगी। आप एक तरफ तो एसटीएफ को पूरी जांच के लिए कह रहे हैं कि एसटीएफ पूरी जांच कर रही है, बहुत बढ़िया से जांच कर रही है, बहुत लोग हमने पकड़ लिए हैं, तो बडूनी की जांच विजिलेंस से क्यों? आपने एक ही जांच को 2 एजेंसियों में बांट दिया। आप कह रहे हैं आप कि देखिए, जो संतोष बडूनी है उनकी जांच भी आप एसटीएफ को ही दे देते, ये आप कहना चाह रहे हैं? उनकी अगर सरकार की मंशा साफ होती तो सबसे पहले आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सचिव, और जो पहली भर्ती घोटाला हुआ था उस आयोग के अध्यक्ष सचिव और एग्जाम कंट्रोलर, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनसे जांच होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने सबसे पहले हाकम सिंह को मास्टरमाइंड बनाया। हाकम सिंह एक छोटा सा प्यादा, एक अधिकारी, एक बताते हैं कोई अधिकारी के यहाँ खानसामा था, उसके बाद वो थोड़ा ठेकेदारी, फिर प्रधान, फिर जिला पंचायत,
उसका नेटवर्क इतना बड़ा कैसे? हाकम सिंह को एक फ्रेंचाइजी का इंचार्ज है जो उत्तरकाशी जिला उसको दिया गया है। ऐसे ही रुड़की में एक कोचिंग सेंटर में पहले नकल का मामला पकड़ गया था, आज उनका पता नहीं है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। जैसे लोहाघाट से एक टीचर पकड़े गए, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इस भ्रष्टाचार का असली सरगना कौन है, इसके लिए लीपापोती की जा रही है। देखिए, एक ही जांच को, एक ही मामले को राज्य सरकार अलग अलग एजेंसियों से करवा रही है। अब आप दूसरी तरफ आइए, हमारे प्रदेश के डीजीपी का बयान है 2014-15 की जो दरोगा भर्ती है, उसमें 35 से 40% लोग करप्शन के थ्रू आए हैं। 10% लोग तो केस डायरी लिखना भी नहीं जानते, अखबार में बड़ा बड़ा छपा। तो आप कैसे समझ सकते हैं उन्हीं 2014-15 के कई दरोगा एसटीएफ में है, कई विजिलेंस में है, कई पुलिस में है, तो वो कैसे जांच करेंगे, किसकी जांच करेंगे? आप उसका तरीका बताइए ना। जब आप खुद समझ रहे हैं कि दरोगा भर्ती में भी घपला है, वो सारे दरोगा कहीं कहीं एसटीएफ में, विजिलेंस में या पुलिस में है, तो वो कैसे जांच करेंगे? अभी तक इस जांच में निष्पक्षता कैसे आ सकती है? अभी तक की जो बातें आ रही हैं, कभी मनराल जो पकड़ा गया रामनगर से, उसको बोला गया ये मास्टरमाइंड है। कभी जो लोहाघाट से पकड़ा गया उसे बताया गया वो मास्टरमाइंड है। शुरुआत में हाकम सिंह जिसको मौरी से पकड़ा वो मास्टरमाइंड है। क्या आपको लगता है इतने छोटे लोग, कोई ड्राइवर है, कोई गनर है, कोई सरकारी सेवारत में कार्यकर्ता है, कोई टीचर है, ये लोग मास्टरमाइंड हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इन लोगों को एक सीमित दायरा और कुछ जगह दी गई। आप यहां के अभ्यर्थियों को पकड़े, आप यहां से जो है कि इधर के लोगों को आप अप्रोच करोगे। ये पूरा उत्तराखंड को फ्रेंचाइजी के तौर पे बांटा गया है। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने अप्रोच करके जो है पैसा लेके नौकरियां लगाई हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन आज आप हाकम सिंह की जो 2000 फॉरेस्ट भर्ती में जो मुकदमा लिखा गया था, 2017 उसकी सूचना जो है हमारे बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष ने डीजीपी ऑफिस में दिया था। लेकिन फिर भी हाकम सिंह की दोस्ती सारे बड़े पुलिस के अधिकारियों से है। अब पुलिस के अधिकारी कह देते हमारे संज्ञान में ही नहीं था। अब डीजीपी ऑफिस में दी गई सूचना अगर डीजीपी तक नहीं है, अधिकारियों तक नहीं है, तो फिर पुलिस क्या काम कर रही है और कैसे आप इन पे भरोसा कर ले रहे? सरकार ने अगर पहले ही 2016 में, तब तो कांग्रेस की सरकार थी, अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी का ढोंग करने की जगह ईमानदारी करती तो 2016 रणवीर सिंह की जो कमेटी थी उसने जब कहा कि ओएमआर सीट के साथ टेम्परिंग हुई है, सरकार ने उसी समय दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये बड़ा प्रश्न है। वो जांच वो कहते हैं हमने विजिलेंस को दे दिया था मामला, हमने विजिलेंस को मामला दे दिया था, ओएमआर शीट के मामले को हमने विजिलेंस को दे दिया, ये उनका तर्क। देखिए ओएमआर सीट का मामला उन्होंने विजिलेंस को दिया, तो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई किसी पे? कौन दोषी थे, किन्होंने टेम्परिंग करी, किन्होंने उतनी सारी ओएमआर सीट चेंज करी? आप ये समझिए जो 196 शायद अभ्यर्थी थे जो सिलेक्ट हुए थे, जब दोबारा पेपर में उनको दिया तो उसमें सिर्फ 8 लोग पास हुए हैं, बाकी सारे फेल हो गए। तो सरकार ने क्या जांच करी? पैसे लेने वाले लोग कौन थे, भर्तियां बेचने वाले लोग कौन थे, टेम्परिंग करने वाले लोग कौन थे? विजिलेंस ने आज तक सरकार को 2017 से 2022 तक कोई रिपोर्ट जमा नहीं करी। ऐसे ही मेरा कहना है कि विजिलेंस को आज बडोनी जी की जांच दे दी गई है। आप 5 साल बाद सरकार कहेगी जी हमने तो विजिलेंस को दे दी थी। विजिलेंस से जांच करवाना, उसका फीडबैक लेना, क्या हुआ क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? तो आप बताइए, जब आपने कहा कि 2017 में विजिलेंस को जांच देती थी, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया, तो सरकार कहां उत्तराखंड के युवाओं के साथ न्याय करना चाहती है? सरकार कहां उत्तराखंड के साथ न्याय करना चाहती है? सरकार कहां देवभूमि में लगे हुए इस भ्रष्टाचार के कलंक को धोना चाहती है? सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं है, सरकार बचाना चाहती है। अब आप किसी के साथ अगर विधानसभा भर्ती घोटाले को देखते हैं तो सरकार के सारे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों में जो है जितनी भी सीटें उनकी बंदरबांट हुई है, आपके सामने स्पष्ट आया है। जब हिस्सेदारी यहां भी हुई है तो वहां भी हुई है। नहीं, क्योंकि आपने विधानसभा का जिक्र किया, आपने विधानसभा का जिक्र किया। विधानसभा देखिए, यहां तो एग्जामिनेशन पेपर लीक करके बेचा गया, लेकिन विधानसभा भर्ती घोटाले में तो साहब पेपर भी नहीं कराया गया। तो आप मुझे बताइए कि हाकम सिंह और इनमें क्या अंतर रह गया फिर?
कोई अंतर नहीं है। हम तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो मुखिया है हमारे कांग्रेस के, उन्होंने साफ कहा है कि जो भ्रष्टाचारी है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस का इसमें स्पष्ट है, बिल्कुल साफ। कांग्रेस पार्टी सीधे बेरोजगारों के साथ खड़ी है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है पहले दिन विधानसभा से। और जो भी दोषी हैं, जिन भी भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक लाइन की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों बोल बोल कर रही है? एज ए यंग लीडर मुझे आप ये बताइए, डिफरेंस बिटवीन गोविंद सिंह कुंजवाल एंड प्रेमचंद अग्रवाल, जब वो विधानसभा में बैकडोर से भर्ती करते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर मुझे समझा दीजिए। देखिए, इन दोनों के बीच का कोई अंतर नहीं है। अंतर है भाजपा और कांग्रेस का। तब भाजपा विपक्ष में थी और भाजपा विपक्ष में रहकर विपक्ष के रोल को ईमानदारी से नहीं निभा पाई। आज भाजपा सत्ता में है, सत्ता में रहकर प्रदेशवासियों को न्याय नहीं दे पाती। वो दोनों ओर से दोषी है। जैसे हम आज विपक्ष में है तो विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी आज किसे बचाना चाह रही है? कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें बचाने के लिए सीबीआई का डर भाजपा के जहन में बैठ गया है? क्यों नहीं सीबीआई कराते? आप बताइए, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला होता है, वहां सीबीआई जाती है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला होता है, वहां सीबीआई जाती है। हरियाणा में यहां तो हर भर्ती में घोटाला है, यहां तो हर भर्ती में घोटाला है, उसके बाद सीबीआई नहीं आती। तो ये तो एक देश एक विधान एक संविधान कहने वाले लोग एक देश में जो है दो राज्यों में एक जैसे घोटालों में अलग अलग नियम लगा रहे हैं। लेकिन भुवन कापड़ी जी, आप थोड़ा सेलेक्टिव हो रहे हैं। मसलन आप हाईकोर्ट रुख करते हैं, आप कहते हैं साहब यूके ट्रिपल एससी की जांच सीबीआई से कराई जाए। आप लगे हाथ इसमें विधानसभा भर्ती घोटाले का भी जिक्र कर देते, आपको नहीं लगता आपका पॉइंट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता कि साहब इतने बड़े लोग इसमें लिंक्ड अप हैं, इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के लोग लिंक्ड अप हैं, बड़े बड़े राजनेता लिंक्ड अप हैं, तो जो स्टेट की एजेंसीज है वो जांच नहीं कर पाएगी, तो इसलिए हम चाहते हैं सेंट्रल की एजेंसी इस पे जांच करे। देखिए, विधानसभा इंडिविजुअल एजेंसी है। विधानसभा के अंदर जो कानून लगेगा वो यूके ट्रिपल एससी के अंदर नहीं लगेगा। वो दोनों मामले भ्रष्टाचार के हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जोड़कर हाईकोर्ट पे चैलेंज नहीं किए जा सकते। अगर हम इसके साथ विधानसभा भी जोड़ेंगे, सहकारिता भी जोड़ेंगे, तो मामला कमजोर होगा। यूके ट्रिपल एससी की जब जांच सीबीआई करेगी तो फिर सारी जांचें उससे जुड़ेंगी, वो अगला चरण होगा। एक और बात मैं जो आपसे जानना चाहता हूं, वो सबसे ज्यादा मुद्दा ये आ रहा है कि साहब कांग्रेस जो जिस मजबूती से कांग्रेस को सड़क पे इसके खिलाफ उतरना चाहिए, आज पूरा प्रदेश सड़कों पे है, यूथ सड़कों पर है, लोग नाराज है। कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस बटी हुई इसलिए नजर आ रही है कि स्टेट प्रेसिडेंट कुछ और कह रहे हैं, हरीश रावत जी कुछ और कह रहे हैं, यशपाल आर्या जी कुछ और कह रहे हैं, भुवन कापड़ी जी कुछ और कह रहे हैं। एक तरह का कंफ्यूजन है आप लोगों के बीच में, या आप लोगों के बीच में वॉर ऑफ टसल चल रहा है, और ये दिख रहा है लोगों को। देखिए, जिस दिन विधानसभा में ये प्रश्न उठाया गया, चर्चा के बाद विधानसभा में ये तय हुआ कि इसकी सीबीआई जांच की मांग करेंगे। बेरोजगार संगठन भी यह चाहता था कि सीबीआई जांच हो, कांग्रेस पार्टी ने भी सीबीआई जांच की मांग करी, और हम उसी पर आज भी हैं। हम सब सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। हम सरकार से भी यही बात कर रहे हैं, कोर्ट से भी यही बात कर रहे हैं। रही बात बांटने की, ये तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस बटी हुई है। जब विधानसभा में हमने प्रश्न उठाया, उसके बाद जिलेवार इसमें हमने प्रेस भी करी। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लगभग मैक्सिमम जगहों पर जो है पुतले फूंकने का, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम हुआ। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में, प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में सचिवालय का हमने घेराव किया। सचिवालय घेराव के बाद कहीं सरकार पे दबाव बना और सरकार ने जो है उसके बाद जांच के आदेश दिए एफआईआर लिखकर, और सामने खुल के आ गया कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। आज हम सब एकजुट होकर ये चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। जब स्टेट के मुखिया वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे पे भरोसा रखिए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो भी इस यूके ट्रिपल एससी या जो भर्ती धांधली हुई है या इसमें जो पैसा चला है, उसमें किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कितना भी पहुंच वाला व्यक्ति क्यों ना हो, तो आप लोग उन पे विश्वास क्यों नहीं करते? देखिए, स्टेट के मुखिया अगर इतने ही न्यायपरक होते, इतने ईमानदार होते, तो अभी तक सत्यप्रकाश रावत और विनोद धामी और तीसरे जो उनके बिष्ट
जिनकी जिनका साला, जिनकी दोनों की पत्नियां विधानसभा भर्ती में बैकडोर से भर्ती हुई है, अपने अपने आसपास नहीं रखते, सबसे पहले उन लोगों को वहां से निकालते हैं। आज 1 महीने होने के बाद भी मुख्यमंत्री के वो सारे पीआरओ ओएसडी वहीं जमे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ईमानदार हैं, कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं। देखिए, करनी और कथनी दोनों में फर्क है। वो किस बात के लिए डर रहे हैं सीबीआई जांच के लिए? उनको किसका डर है? सीबीआई जांच अगर हो जाती है तो मुखिया को किस बात का डर है? आप बताइए ना। आपने विधानसभा भर्ती घोटाले में जो नाम आए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से, उनके रिश्तेदारों को लगाया गया है, तो उनको कहां आज मुख्यमंत्री ने वहीं अपने ऑफिस में रखा हुआ है। मुख्यमंत्री पहले ही दिन उन सबको वहां से निकालते तो कहते भाई मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्होंने अपनी बात करी होगी। लेकिन जो साफ साफ दिख रहा है मुख्यमंत्री भी विधानसभा घोटाले में हिस्सेदारी में बैठे हुए हैं, तो कैसे उनसे हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? आप ये बताइए। लेकिन वहां तो 3 सदस्यीय पैनल जो है वो जांच कर रहा है ना कि कहां पर लेकुना हुआ, कहां पर प्रोसीजरल लैप्सेस हुए, कहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, कहां पर विशेषाधिकार का गलत प्रयोग किया गया। जो 3 सदस्यीय पैनल बैठा है, जो वर्तमान स्पीकर रितु खडूरी ने बैठा है, वो जांच करके बताएगा। भट्ट जी देखिए, जो बात विधानसभा अध्यक्ष की विशेषाधिकार की बात हो रही है, विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार जब सदन चलता है, विधानसभा अध्यक्ष सदन के पीठ पे होते हैं, उसके अंदर जो फैसले लेते हैं वो फैसले विधानसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं। जब विधानसभा अध्यक्ष एज एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में विधानसभा में बैठते हैं, तो उनका कोई विशेषाधिकार नहीं है कि वो नौकरी लगा दें। उमा देवी मुकदमा जो है, उसके हिसाब से 2011 के बाद कोई भी भर्ती बैकडोर से नहीं हो सकती। उसको प्रकाशित किया जाएगा, सब लोग तक पहुंचाया जाएगा और नियमानुसार उसको कराया जाएगा। जो विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार की बात कहकर सारे लोग ये कह रहे हैं विशेषाधिकार है, वो विधानसभा की पीठ के अंदर विशेषाधिकार है, न कि विधानसभा अध्यक्ष जब सत्र नहीं चल रहा विधानसभा के बाहर किसी को नौकरी में रख दे, वो विशेषाधिकार नहीं है। तो विधानसभा अध्यक्ष भुवन कापड़ी साहब, आपकी मुलाकात कभी गोविंद सिंह कुंजवाल और हरीश रावत जी से नहीं होती, जिनको आप ये समझा सके कि साहब आपके पास कोई ऐसा विशेषाधिकार नहीं है, जो बार बार वो विशेषाधिकार की दुहाई देते, जो कहते हैं 2000 से ये परिपाटी चली आ रही है इस राज्य में? देखिए, ये तो अब देखिए खंडूरी जी की ईमानदारी की साख बसती है या नहीं बसती है। वैसे तो हमारी विधानसभा अध्यक्ष बहुत पढ़ी लिखी, सुलझी, ईमानदार है। बहुत सख्ती से उन्होंने जो है कमेटी बनाई, अच्छे अधिकारियों को रखा है। अब उसके निर्णय के बाद क्या होता है, ये अब इंतजार है। और मुझे उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की गरिमा को बनाकर न्याय करेंगे, हम सबको पूरा विश्वास है। विनोद कापड़ी जी, आप मेरे सवाल से विमुख हो गए। मैं दोबारा अपने सवाल पे लाता हूं। मैंने ये पूछा, आपने बिल्कुल सही तर्क दिया, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। जो आप कह रहे हैं वो भी मैं ही कह रहा हूं इतने दिनों से। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या आप अपने जो सीनियर लीडर हैं, मिस्टर गोविंद सिंह कुंजवाल, मिस्टर हरीश रावत, उनको ये कन्विंस कर पाएंगे कि साहब 2011 की नियमावली के बाद जो आपने हाईकोर्ट और कोर्ट का मामला सुनाया, उसके बाद आपके पास ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं था कि आप अपने दामाद, अपनी बेटी, इनको आप बैकडोर से एंट्री करा सकते थे। क्या आप उनको कन्विंस कर पाएंगे, जो बार बार यही दुआई दे रहे हैं कि 2000 से तो ये परिपाटी चली आ रही थी? देखिए भट्ट जी, ये जो है विधानसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार में है, जिन्होंने जांच कमेटी बना रखी है, वो निर्णय करेंगे। इसमें आपने मुझसे डिबेट में पूछा, मैंने आपको नियम बताया। अब किसी को समझा पाना, ना समझा पाना या कन्विंस करना, ये कोई विषय ही नहीं है ना। लेकिन अब आपको लगता है कि आप कोर्ट को कन्विंस कर पाएंगे कि साहब देखिए, हमारा जो हमारे तर्क हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और आज उत्तराखंड को जरूरत है कि इंडिपेंडेंट सीबीआई जांच की, और आप लोग तो 2 कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं वो भी किसी सिटिंग जज के निगरानी के तहत होनी चाहिए? देखिए, बात आज ये है कि उत्तराखंड के युवाओं को न्याय कैसे मिले। बात यह है कि भ्रष्टाचारी जेल के पीछे कैसे जाएं। आप एक आदमी को जिम्मेदारी देते हैं कि आप इस आयोग से उत्तराखंड के विकास में जो योगदान देंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को चुनेंगे कि जो उत्तराखंड को आगे ले जाने में, उत्तराखंड को एक मजबूत उत्तराखंड के निर्माण में जिनकी भूमिका रहेगी, वो आप इससे चयनित करेंगे। आप उसमें पैसे के दम पे भ्रष्टाचार से लोगों को ले आते हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? जो 15-15, 20-20 लाख रुपए देकर आके कुर्सी पर बैठे हैं, वो क्या उत्तराखंड के विकास में कुछ अपना योगदान निभा पाएंगे? उत्तराखंड के मजबूत उत्तराखंड के निर्माण में अपनी कुछ भूमिका निभा पाएंगे?
देखिए, हम कोर्ट को कन्विंस करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर सीधे सीधे ये कहा जाएगा कि भाई आप इसकी जांच सीबीआई से कराएं। आप आने वाले समय में जो हम जवाब दाखिल करेंगे वो मैं आपको भी दूंगा वो जवाब। नहीं, उनके कई लीडर्स अब सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि साहब अगर जरूरत पड़ती है तो सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं। जैसे मैं उनके एक सीनियर लीडर अजय भट्ट जी की बात करूं, उन्होंने हल्द्वानी में एक स्टेटमेंट पे ये बोला था कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार है, उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है ऐसा। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, पूरे प्रदेश का युवा लामबंद होकर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। पूरे प्रदेश का आवाम सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। पूरे प्रदेश के युवा बिना संसाधनों के हजारों की संख्या में देहरादून में इकट्ठा होकर सीबीआई जांच की मांग करते हैं। उत्तरकाशी में प्रदर्शन करते हैं, चमोली में प्रदर्शन करते हैं, रुद्रप्रयाग में प्रदर्शन करते हैं, हल्द्वानी में प्रदर्शन कर रहे हैं, चंपावत में करते हैं, पिथौरागढ़ में करते हैं। और कब लगेगा सरकार को कि प्रदेश चाह रहा है कि सीबीआई मांग हो? आप बताइए ना, सीबीआई जांच हो, प्रदेश चाह रहा है, अब कब लगेगा आप बताइए। अब इससे ज्यादा और सरकार को नींद से जगाने के लिए क्या किया जा सकता है? ये कुंभकर्णी सरकार पहले तो भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर सो ही रही। इन्होंने देखा नहीं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देवभूमि के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब जब न्याय की गुहार इनसे युवा लगा रहे हैं, सब विपक्ष लगा रहा है, तब भी ये नींद में सोए हुए हैं। अरे अब और कैसे जरूरत आप कहेंगे कि सीबीआई की है? आप बताइए ना। आप जिस कंपनी से प्रिंटिंग करा रहे हैं उस कंपनी का 50 करोड़ का टर्नओवर उत्तराखंड में है, तो कौन है जो उस कंपनी को संरक्षण दे रहा है? 2015 से 2019 तक जिस कंपनी का ठेका था, 22 तक 3 साल का एक्सटेंशन किस आधार पर उसे मिल गया? आप पूछिए सरकार से। एक मिनट, इसका आप बहुत संरक्षण है। इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं भुवन कापड़ी साहब। आप ये कह रहे हैं कि जहां बीपीडीओ के पेपर छापे गए उसके पास 50 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट उत्तराखंड से जाते हैं, ये आपका एलिगेशन है? बिल्कुल, आपके समाचार पत्रों से छपा है पूरा कि ऐसा ऐसा है, वो कंपनी इतना काम कर रही है। जिस कंपनी का 2019 तक का ठेका था, उसका ठेका 3 साल बढ़ कैसे गया? क्या तरीका अपनाया? क्या उस कंपनी की खूबी थी? कौन उसका संरक्षक है? कौन उसे बढ़ा रहा है? ये सरकार के लोग ही तो हैं। अब वो उन लोगों की एसटीएफ कैसे जांच करेगी? अच्छा, अभी जो कैबिनेट ने जो फैसला लिया है कि जो एग्जाम है लोक सेवा आयोग कराएगा, उस पर मैं चाहता हूं आपकी टिप्पणी की। क्या ये आपको लगता है एक बहुत अच्छा कदम रहेगा और इससे पारदर्शिता आएगी, जो यूथ है उसका विश्वास बढ़ेगा कि हाँ साहब हम ऐसी परीक्षा में बैठ रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट है? देखिए, सबसे पहले सरकार ने निर्णय तो लिया है, निर्णय में गंभीरता कितनी? सबसे पहले सरकार ये स्पष्ट करेगी कि यूके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस एग्जाम को कितने दिनों में कराएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 22 सालों में लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की 5 या 6 परीक्षा करा पाई है। क्या लोक सेवा आयोग इतना कैपेबल है कि 7,000 जो नियुक्तियां कह रहे उन्हें करा पाएगा और समय से करा पाएगा? क्या सरकार ने कोई ऐसा कैलेंडर तय किया कि जो भर्ती तय समय पर होनी थी वो लोक सेवा आयोग उस कैलेंडर के हिसाब से पूरा करेगी? क्या सरकार ने ये तय किया कि लोक सेवा आयोग अगर भर्ती करेगा तो उसमें जो है कि जो एप्लीकेंट है ऑल इंडिया बुलाए जाएंगे या उत्तराखंड के रहेंगे? तो बहुत बड़े सवाल हैं इसमें। सरकार आज लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, युवाओं को रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके पीछे कितनी गंभीर है सरकार उन एग्जाम को कराने के लिए। देखिए, एग्जाम कराना है, दे दिया, आपने कोई कैलेंडर तैयार किया? आपने क्या लोक सेवा आयोग को कहा कि आप कैलेंडर तैयार करके देंगे इन भर्तियों का आप इतने दिन के अंदर कराएंगे? या 22 साल में 6 भर्तियां करा पाए हैं, जो 5 या 6 भर्तियां, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो वो इन भर्तियों को करा पाएगी? क्या उसमें जो आवेदन करेगा वो उत्तराखंड का ही व्यक्ति होगा? क्योंकि समूह गौ की भर्ती में राज्य का जो है कि स्थायी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। लोक सेवा आयोग करेगा तो क्या वो शर्त रहेगी? या उत्तराखंड के जो महिलाओं का 30% आरक्षण सरकार ने लापरवाही से खत्म करवा दिया, उसी तरह यहां भी बाहर से लोगों को बुलाएंगे? तो ये सब सोचने का विषय है। क्या जो पुलिस की भर्ती है पहले जिम्मेवार जैसे होता था वैसे करेंगे या स्टेट में कर देंगे? तो बहुत सारे प्रश्न इसके पीछे हैं। सरकार ने ये तो कह दिया कि भाई लोक सेवा आयोग कराएगा, कैसे कराएगा उस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया है। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात जो ये आ रहा है कि साहब मिनिस्टर्स के भी रेजिग्नेशन होने चाहिए, उन लोगों को हटाया जाना चाहिए जो लोग प्रथम दृष्टया दिख रहे हैं कि इस सब घपले घोटाले में लिप्त हैं। आप लोगों के क्या डिमांड है?
देखिए, हमारी तो ये डिमांड है कि पूरी सरकार भ्रष्ट है। मुख्यमंत्री से लेके सारे मंत्री, सबके पीआरओ के रिश्तेदार लगाए गए हैं। अगर सरकार वाकई गंभीर है तो पूरी सरकार बदलनी चाहिए, गुजरात की तर्ज में। तो हम कहें हाँ सरकार ने कुछ एक्शन लिया, एक आध आदमी को बलि का बकरा बनाकर बाकी भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहेगी तो फिर वो सरकार का चरित्र सामने आ जाएगा। लेकिन जाएंगे तो आपके लोग भी ना, आपके लोग भी बराबर लिप्त रहे हैं इससे पहले के घपले घोटालों में, तो नाम तो आप लोगों के भी आए, आपकी पार्टी के कई लीडर्स के आए हैं। ऐसा थोड़ा कि देखिए बीजेपी के लीडर्स लिप्त देखिए है, कांग्रेस दूध की धुली है। देखिए मैं सबसे पहले आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि ये मामला दलगत राजनीति से उठकर ऊपर है। ये मामला उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को फैलाने वाले लोगों के खिलाफ है। इसमें हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, ये हम पहले दिन से स्पष्ट कर चुके हैं। अध्यक्ष जी ने कहा हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं। हम इसमें कौन किस दल का है, कौन किस पार्टी का है, किसने क्या क्या, उससे मतलब नहीं है। इसमें यह है जिन्होंने उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भट्ट जी देखिए, बहुत स्पष्ट एक लाइन की बात है, हम ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के युवाओं के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, उत्तराखंड के आवाम के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, उत्तराखंड की भावनाओं के साथ मिलकर लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट जो है एक एक सीधे लाइन की बात है जो अध्यक्ष जी ने कहा है, जिसने भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।